ए लड़की, जल्दी से गाड़ी साफ कर। मुझे आज किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। चाचा की आवाज़ हॉल में गूंजी। मैंने हाथ में गीला कपड़ा लिया और गाड़ी की तरफ चल दी। वो मेरे सामने ही सूट बूट पहनकर खड़े हुए थे। उनकी आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था और हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। मेरे पास में ही चाची खड़ी थी, जिनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए नफरत दिखाई देती थी। चाची ने शुरू से ही मुझसे नफरत की थी और हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी। मैं चाहे कितने भी काम कर लूं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, उन्हें कभी मुझ में कोई अच्छी बात दिखाई नहीं देती थी। उनके चेहरे पर हमेशा मेरे लिए गुस्सा और नफरत ही दिखाई देती थी। उस दिन भी मैं हवेली के बाहर खड़ी गाड़ी साफ कर रही थी। तभी उनका बड़ा बेटा वहां आया। उसके कपड़े हमेशा की तरह बहुत महंगे थे। उसके जूते ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी नए लेकर आया हो। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हूँ। फिर उसने गुस्से में कहा कि जल्दी से गाड़ी साफ कर। अगर तेरी वजह से हमें देर हो गई तो आकर तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं उसकी बात सुनकर भी चुप रही, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब देने का मतलब अपने लिए और मुसीबत खड़ी करना है। मैं सर झुकाकर गाड़ी साफ करती रही। थोड़ी देर के बाद गाड़ी पूरी तरह से साफ हो गई। तब तक चाचा जी भी बाहर आ गए और उनका बेटा गाड़ी में बैठने लगा। तभी उसने पापा से कहा, पापा, आप जिस ऑफिस में जा रहे हो सुना है वहाँ का अफसर बहुत ईमानदार है। वो रिश्वत नहीं लेता। लोग कहते हैं कि उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसकी बात सुनकर चाचा हंसने लगे और बोले, तुम अभी दुनिया को नहीं जानते। पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। पैसा ऐसे ऐसे लोगों को बदल देता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उसे इतनी बड़ी रकम दूंगा कि वो एक बार नोटों की तरफ देखेगा और अगले ही पल मेरी बात मान लेगा। दोनों हंसने लगे और फिर गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकली और धूल उड़ाती हुई दूर चली गई। मैं वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर मैं धीरे से वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथ अब भी गाड़ी साफ करने की वजह से गंदे थे, लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान उन पर नहीं था। मेरी आंखों के सामने तो कुछ और ही चल रहा था। मैं उसी हवेली को देख रही थी जिसमें आज मैं नौकरानी की तरह रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये हवेली मेरी थी, जब इस हवेली का हर कोना मेरा अपना था, जब इस आंगन में मैं एक राजकुमारी की तरह घूमती थी, जब नौकर मेरे लिए पानी लेकर दौड़ते थे और आज मैं उन्हीं लोगों के लिए पानी भरती थी। मेरा नाम अंजलि है और ये कहानी मेरी है। मेरे पिताजी इस गांव के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। गांव में कोई भी परेशानी होती तो लोग सबसे पहले उन्हीं के पास आते थे और पिताजी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। मेरे दादाजी के दो बेटे थे, बड़े मेरे पिताजी और छोटे मेरे चाचा। दादाजी के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया था। चाचा अपना हिस्सा लेकर गांव के दूसरे हिस्से में रहने चले गए थे। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका काम खराब होने लगा। उनका व्यापार नहीं चला, खेतों से भी उनकी कमाई नहीं हुई जितना वो चाहते थे और देखते ही देखते उन पर कर्ज बढ़ने लगा। तब वो बार बार मेरे पिताजी के पास मदद मांगने के लिए आने लगे। मेरे पिताजी का दिल हमेशा से बहुत बड़ा था। वो कभी अपने छोटे भाई को मना नहीं करते थे। चाचा जब भी आते पिताजी उन्हें पैसे दे देते, कभी अनाज दे देते तो कभी उनके किसी काम के लिए लोगों से बात कर देते। धीरे धीरे ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। दूसरी तरफ हमारे घर में खुशियां बढ़ती जा रही थी, खेती भी अच्छी चल रही थी और पिताजी के कई दूसरे काम भी बहुत सफल हो रहे थे। हमारे पास जमीनें थी, दुकानें थी और कई तरह के कारोबार थे जिनसे अच्छी कमाई होती थी। एक दिन पिताजी ने फैसला किया कि अब चाचा को अलग नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों भाई अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा होगा। माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने पिताजी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपके भाई को यहाँ बुलाना सही होगा। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते। लेकिन पिताजी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने माँ की एक भी बात नहीं सुनी और बोले, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ ही दिनों के बाद चाचा चाची और उनके दोनों बेटे हमारे साथ हवेली में रहने आ गए। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। चाची माँ से प्यार से बात करती थी। चाचा पिताजी के आगे पीछे घूमते रहते थे और हर समय उनकी तारीफ करते रहते थे। उनके दोनों बेटे भी बहुत सीधे और अच्छे बनने का नाटक करते थे,
लेकिन माँ हमेशा उसे ध्यान से देखती रहती थी। उन्हें कहीं न कहीं कुछ गलत महसूस होता था, मगर पिताजी को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। समय बीतता गया और सब लोग एक ही घर में रहने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि चाचा के दिल में क्या चल रहा है। बाहर से वो जितने विनम्र और अच्छे दिखते थे, अंदर से उतने ही लालची थे। वो हर दिन पिताजी की बढ़ती इज्जत और दौलत देखकर जलते रहते थे। उन्हें लगता था कि ये सब उनका होना चाहिए था। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन पिताजी किसी जरूरी काम से शहर गए थे। हम सब उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि रास्ते में उनका भयानक हादसा हो गया और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। उस खबर ने हमारी पूरी दुनिया उजाड़ दी। माँ रो रो कर बेहाल हो गई और मैं इतनी छोटी थी कि ठीक से समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हो गया है। बस इतना समझ रही थी कि मेरे पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद हमारा घर जैसे सूना हो गया, लेकिन असली दुख तो अभी शुरू हुआ था। पिताजी के गुजरते ही चाचा का असली चेहरा सामने आने लगा। कुछ ही महीनों में उन्होंने धोखे से सारे कागज अपने नाम कर लिए। उन्हें पहले से ही कारोबार और जमीनों की जानकारी थी। उन्होंने ऐसे ऐसे खेल खेले कि माँ कुछ समझ ही नहीं पाई। जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारी जमीनें, सारे कारोबार और पूरी हवेली पर उनका कब्जा हो चुका था। माँ ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं और कानून भी उनके साथ है। माँ जानती थी कि ये सब धोखा है, लेकिन उनके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। फिर एक दिन चाचा और चाची ने हमें बुलाया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस घर की मालकिन वो हैं। माँ ने जब अपने और मेरे हक की बात की तो चाची ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें इस हवेली में रहना है और 2 वक्त का खाना खाना है तो हमारी हर बात माननी होगी। घर का सारा काम तुम दोनों करोगी और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलवा दूंगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मेरे लिए चुप रहीं। उन्हें डर था कि अगर हमें घर से निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे। उसी दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। हमें हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया गया जो लगभग खंडर बन चुका था। वहां न ठीक से रोशनी आती थी, न हवा, दीवारों में दरारें थी और बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। कभी जो हवेली का सबसे सुंदर कमरा मेरा हुआ करता था, उसकी जगह अब ये टूटा हुआ कमरा हमारा घर बन गया था। रात को जब भी मैं माँ के साथ उस कमरे में सोती थी तो कई बार उनकी दबे हुए रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो मुझे जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं समझ जाती थी कि वो पिताजी को याद कर रही हैं और अपने टूटे हुए सपनों को भी। मैं उनकी तरफ देखती और सोचती कि आखिर हमारी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। कल तक जो लोग हमारे सामने झुककर बात करते थे, आज वही लोग हमें नौकरों से भी बदतर समझते थे। लेकिन माँ हमेशा मुझसे एक ही बात कहती थी कि बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छा भी हो जाएगा। और मैं हर बार उनकी बात सुनकर सर हिला देती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में ये सवाल हमेशा रहता था कि क्या सच में कभी वो दिन वापस आएंगे जब ये हवेली फिर से हमारी होगी और जब हमें किसी के सामने सर झुकाकर नहीं जीना पड़ेगा। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। बचपन से ही मुझे किताबें बहुत पसंद थी। जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलता, मैं कोई ना कोई किताब लेकर बैठ जाती थी। मुझे नए नए शब्द सीखना अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि पढ़ लिख कर मैं कुछ बन सकती हूँ और अपने माँ पिताजी का नाम रोशन कर सकती हूँ। लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी के जाने के बाद जैसे ही चाचा और चाची ने हवेली पर कब्जा किया, सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी किताबें छीन ली। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने कमरे के कोने में बैठकर पढ़ रही थी। तभी चाची वहां आई। उन्होंने मेरे हाथ से किताबें छीन ली और गुस्से में बोली कि पढ़ लिख कर क्या करेगी तू? अब तेरी जगह किताबों में नहीं, रसोई और झाड़ू पोछे में है। उस दिन उन्होंने मेरी सारी किताबें उठाकर कहीं रख दी और फिर कभी मुझे उनके बारे में नहीं बताया। मैं बहुत रोई थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन उन्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उस दिन के बाद मेरी सुबह किताबों के साथ नहीं, बल्कि कामों के साथ शुरू होने लगी। रोज अंधेरा रहते ही मुझे उठा दिया जाता था। कभी आंगन साफ करना होता, कभी रसोई में मदद करनी होती, कभी कपड़े धोने होते, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई करनी होती। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझसे बड़े लोगों जितना काम करवाया जाता था। कई बार थकान से मेरे हाथ कांपने लगते थे,
लेकिन किसी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाची का बड़ा बेटा भी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह था। उसे मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और इसी बात का उसे बहुत घमंड था। जब मैं पूरे घर की सफाई कर लेती और सोचती कि अब थोड़ा आराम मिलेगा, तभी वो जानबूझकर बाहर से गंदे जूते पहनकर घर के अंदर चला आता। उसके जूतों से मिट्टी पूरे फर्श पर फैल जाती और फिर वो मुस्कुराकर कहता, लगता है सफाई ठीक से नहीं हुई, दोबारा कर ले। मैं चुपचाप सर झुकाकर फिर से काम करने लगती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो उसकी शिकायत चाची से होगी और फिर मुझे और डांट सुननी पड़ेगी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन इतना ज़रूर समझती थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं जब भी माँ को देखती तो उनका दर्द साफ दिखाई देता था। वो पूरे दिन काम करती थी और फिर भी उन्हें ताने सुनने पड़ते थे। कई बार मैं उन्हें अकेले में रोते हुए देखती थी। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती थी ताकि मैं उन्हें कमज़ोर न समझूं, लेकिन मैं सब समझ जाती थी। माँ के हर आंसू मेरे दिल में उतर जाते थे और तभी मेरे अंदर एक सपना जन्म लेने लगा था। मैं हर रात सोने से पहले सोचती थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन मैं इतनी मजबूत बनूंगी कि माँ को उनका हक दिला सकूंगी। एक दिन ये हवेली फिर से हमारी होगी। एक दिन माँ इस घर में सर झुकाकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ रहेंगी और जिन्होंने उन्हें रुलाया है, उन्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। ये सोचकर मैं अपने आंसू पोंछ लेती थी और अगले दिन फिर से काम में लग जाती थी। लेकिन उस घर में अगर कोई एक इंसान था जो सच में हमारे दर्द को समझता था, तो वो था विजय। विजय चाची का छोटा बेटा था। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग था। उसका दिल हमेशा से बहुत साफ था। उसे कभी भी हमारे साथ हो रहा अन्याय अच्छा नहीं लगता था। जब भी चाची या उनका बड़ा बेटा हमें डांटते थे, विजय के चेहरे पर दुख साफ दिखाई देता था। उसने कई बार अपने माँ बाप से हमारे हक के लिए बात की थी। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, लेकिन हर बार उसे चुप करा दिया जाता था। कभी उसे डांट पड़ती थी, कभी धमकी दी जाती थी और कई बार तो उसे कमरे में बंद भी कर दिया जाता था ताकि वो हमारे पक्ष में कुछ बोल न सके। लेकिन इसके बाद भी उसने कभी हमारा साथ छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। कई बार ऐसा होता था कि चाची किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर हमें खाना नहीं देती थी। कभी नमक ज्यादा हो गया, तो कभी काम में थोड़ी देर हो गई, तो कभी बस उनका मन खराब था और सजा हमें मिल जाती थी। उन रातों में हम दोनों माँ बेटी भूखे पेट सो जाते थे, लेकिन विजय को जब भी ये पता चलता था, वो किसी न किसी तरह हमारे लिए खाना लेकर आ जाता था। वो अपने हिस्से में से बचाकर रखता था और मौका मिलते ही चुपके से हमारे कमरे तक ले आता था। ऐसे ही एक रात मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। वो सर्दियों की ठंडी रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। हमारा कमरा वैसे ही टूटा फूटा था। उसकी खिड़की पूरी तरह सही नहीं थी, इसलिए हवा सीधे अंदर आ रही थी। ठंड इतनी थी कि हाथ सुन हो रहे थे। उस दिन भर चाची किसी बात पर गुस्से में थी। उन्होंने माँ को बहुत डांटा था और हमें रात का खाना भी नहीं दिया था। माँ पूरे दिन की थकी हुई थी और चुपचाप एक कोने में बैठी थी। मैं भी उनके पास बैठी थी। हमारा पेट भूख से जल रहा था, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। रात काफी हो चुकी थी और पूरा घर सो चुका था। तभी हमारे दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। मैं पहले तो डर गई, क्योंकि इतनी रात को कोई क्यों आएगा। फिर मैं धीरे से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने विजय खड़ा था। उसके हाथ में एक कपड़ा लिपटा हुआ था और ठंडी हवा की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात मुझे याद है, वो उसकी आंखें थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, अंजलि, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारा है, ये हवेली तुम्हारी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे माँ बाप और भाई जैसे अंधे हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हारे और ताई जी के साथ ये सब होते देखता हूँ। उसने कपड़ा खोला तो उसमें खाना था। शायद उसने अपने हिस्से और रसोई से थोड़ा थोड़ा बचाकर रखा था। उसने वो खाना मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले लो, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया होगा, पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी, जैसे वो खुद भी रोने वाला हो। मैं कुछ पल तक उसे देखती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। इतने बड़े घर में जहाँ हर कोई हमें नीचा दिखाता था, वहाँ विजय ही एक ऐसा इंसान था जो हमें इंसान समझता था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने खाना लिया और धीरे से धन्यवाद कहा।
लेकिन उसने सर हिलाया और बोला, मुझे धन्यवाद मत कहो अंजलि। मुझे शर्म आती है कि मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हें तुम्हारा हक वापस मिले और ताई जी फिर से खुश हो जाएं। ये कहकर उसने एक बार फिर हमारी तरफ देखा, फिर जल्दी से मुड़ा और अंधेरे गलियारे में कहीं गायब हो गया। मैं कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, फिर अंदर आई। माँ ने भी सब कुछ सुन लिया था, उनकी आंखें नम थी। उन्होंने खाना देखा और फिर ऊपर वाले की तरफ देखकर धीमे से कहा कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं। उस रात हमने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे दिल को सुकून इस बात से मिला था कि हम पूरी तरह अकेले नहीं थे। इस बड़े और बेरहम घर में एक ऐसा इंसान भी था जो हमारे दर्द को अपना दर्द समझता था, और शायद वही उम्मीद की छोटी सी रोशनी थी जो हमें हर अंधेरी रात में जीने की ताकत देती थी। विजय हमेशा मुझे हिम्मत देता था। जब भी मैं थक जाती थी, जब भी मुझे लगता था कि अब मुझसे और नहीं होगा, तब वही मेरे पास आकर बैठ जाता था और कहता था कि अंजलि, एक बात हमेशा याद रखना, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत मत हारना और पढ़ाई करती रहना। उसकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर जैसे नई जान आ जाती थी, क्योंकि उस हवेली में अगर कोई था जो सच में मुझे समझाता था तो वो सिर्फ विजय था। उसे पता था कि मैं कितना दर्द सह रही हूँ, उसे पता था कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और उसे ये भी पता था कि मेरे दिल में अपनी माँ के लिए कितनी चिंता रहती है। मैं हर रात सोने से पहले एक ही बात सोचती थी कि मुझे अपनी माँ को उनका हक दिलाना है। मुझे उन्हें फिर से सम्मान की जिंदगी देनी है। मैं नहीं चाहती थी कि वो सारी उम्र दूसरों के ताने सुनती रहें। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। दिन में चाहे मुझे कितने भी काम क्यों ना करने पड़े, रात को मैं ज़रूर पढ़ूंगी। विजय भी मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ था। वो मौका मिलते ही मेरे लिए किताबें लेकर आता था, कभी किसी दोस्त से मांगकर, कभी किसी पुराने बाजार से खरीदकर, और कभी अपनी जेब खर्च बचाकर वो मेरे लिए पढ़ाई का सामान ले आता था। जब भी वो मुझे किताबें देता था, उसकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई देती थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं एक दिन ज़रूर सफल होऊंगी। मैं दिन भर हवेली में काम करती रहती थी। सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती थी, फिर पूरे घर की सफाई करती थी, रसोई का काम करती थी, कपड़े धोती थी, और चाची जो भी कहती थी वही करती थी। उनके सामने मैं हमेशा चुप रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन मेरे अंदर एक आग जल रही थी जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। रात होते ही जब पूरा घर सो जाता था, तब मैं अपने छोटे से कमरे में चली जाती थी और पढ़ाई शुरू कर देती थी। कई बार तो इतना थक जाती थी कि किताब हाथ में लेते ही नींद आने लगती थी, लेकिन फिर मैं अपने पिताजी को याद करती थी। मुझे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता था और मैं फिर से जाग जाती थी। मुझे लगता था कि अगर आज मैं हार गई तो माँ की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, इसलिए मैं फिर से किताब खोलकर बैठ जाती थी। साल दर साल यही चलता रहा। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मेरी मेहनत भी बढ़ती गई। मैं हर परीक्षा में अच्छा करती रही और हर बार खुद को पहले से बेहतर साबित करती रही। मुझे याद है, जब पहली बार मुझे अपनी सफलता का बड़ा परिणाम मिला था, तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मेरे हाथ में वो कागज़ था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं उसे बार बार देख रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि जिस मंजिल का सपना मैंने इतने सालों से देखा था, आज मैं वहां पहुंच चुकी थी। उस छोटी सी लड़की ने, जिसे कभी किताबें छूने तक नहीं दी जाती थी, आज अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं उसी सोच में खोई हुई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो विजय खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा रहती थी। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से रो रहा हो। मैं तुरंत उठकर उसके पास गई और पूछा, विजय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ पल तक मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, अंजलि, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पापा पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं देता। वो मेरी शादी ऐसे घर में करना चाहते हैं जहां मैं कभी खुश नहीं रह सकता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारा दहेज मिलेगा। उसकी आवाज़ भर आई थी। मैं पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देख रही थी। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है अंजलि, मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बिना ही कर दिया जाएगा।
मैं उसकी बातें सुनती रही। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विजय, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, तब तुम मेरे साथ खड़े रहे थे। अब तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब समय बदल चुका है और कल तक सब ठीक होगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो सच में विश्वास हो जाता है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब सच में सब ठीक होने वाला है। कुछ देर के बाद वो वहां से चला गया और मैं फिर अपने कमरे में आ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और माँ एक कोने में बैठी थी। मैं धीरे से उस पुराने संदूक के पास गई, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखती थी। उस संदूक में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर रखी यूनिफॉर्म को बाहर निकाला। जैसे ही वो यूनिफॉर्म मेरी आंखों के सामने आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे उन सारी रातों की याद आने लगी जब मैं रोते हुए पढ़ाई करती थी। मुझे वो सारे दिन याद आने लगे जब मुझे ताने सुनने पड़ते थे और मुझसे कहा जाता था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। जब मुझसे मेरी किताबें छीन ली गई थी और जब मुझे नौकरानी बनाकर रखा गया था। लेकिन आज वही अंजलि उस यूनिफॉर्म को अपने हाथों में लिए खड़ी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये हार के आंसू नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। मैंने धीरे धीरे वो यूनिफॉर्म पहनी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। आईने के सामने जो लड़की खड़ी थी, वो अब कमजोर और डरी हुई अंजलि नहीं थी। वो एक मजबूत लड़की थी, जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी पहचान बनाई थी। तभी माँ की नज़र मुझ पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गईं। उनकी आंखें फैल गईं और फिर उनमें आंसू भर आए। उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने सच में ये कर दिखाया है। अगले ही पल वो मेरे पास आईं और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार उनके आंसुओं में वो दर्द नहीं था, इस बार उनमें गर्व था, खुशी थी, सुकून था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी बेटी और रोते हुए बोली कि मेरी बेटी ने कर दिखाया। मेरी बेटी ने सच में कर दिखाया। मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन तुम ज़रूर कुछ बड़ा करोगी। आज अगर तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। माँ की ये बात सुनते ही मेरे भी आंसू निकल पड़े। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे वर्षों का दर्द बहकर बाहर निकल रहा हो। मैं बार बार में माँ बार बार मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और मुझे दुआएं दे रही थी। वो कह रही थी कि ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना न पड़े और तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सम्मान बना रहे। मैं उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरी असली जीत कोई मेरी नौकरी या पद नहीं था। मेरी असली जीत तो ये थी कि आज मेरी माँ की आंखों में गर्व था। आज उनकी झुकी हुई नजरें फिर से उठ गई थीं। आज उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने हार नहीं मानी। और यही सोचकर मेरे दिल में एक नया विश्वास पैदा हो गया कि अब वो दिन दूर नहीं जब माँ को उनका हक भी वापस मिलेगा और इस हवेली में फिर से उनका सम्मान होगा। फिर मेरा फ़ोन बजा। मैंने कॉल उठाई तो मेरे स्टाफ के एक आदमी ने कहा, मैडम, गाड़ी तैयार है और हमें निकलना चाहिए। मैंने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने फ़ोन रखा और अपने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उस कमरे की हर चीज़ मुझे मेरे बीते हुए दिन याद दिला रही थी। मुझे अपनी माँ का संघर्ष याद आ रहा था, मुझे पिताजी का चेहरा याद आ रहा था और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, जब मैं इसी हवेली में एक नौकरानी की तरह काम किया करती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका था। आज मैं एक नई पहचान के साथ अपने अतीत के सामने खड़ी होने जा रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। बाहर सरकारी गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। ड्राइवर आदर के साथ खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मैं खिड़की के बाहर देखने लगी। लेकिन मेरी आंखें बाहर के रास्ते नहीं देख रही थी। मेरी आंखें तो उन पुराने दिनों को देख रही थी जो मैंने इस हवेली में गुजारे थे। मेरे फ़ोन पर बीच बीच में कॉल्स आ रही थी। ऑफिस के लोग मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते थे, लेकिन उस समय मेरा मन कहीं और ही था। मैंने फ़ोन को एक तरफ रख दिया और अपने ख्यालों में खो गई। मैं सोच रही थी कि इस समय चाचा और अजय भी अपनी गाड़ी में बैठे होंगे
और पूरे विश्वास के साथ ये सोच रहे होंगे कि जिस अफसर से मिलने वो जा रहे हैं उसे पैसों के दम पर अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। उन्हें हमेशा अपनी दौलत और अपने रसूख पर घमंड रहा था। उन्हें लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे पैसे से खरीदा ना जा सके। शायद इस समय भी वो दोनों हंस रहे होंगे और एक दूसरे से कह रहे होंगे कि सामने वाला अफसर चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, आखिर में पैसे के आगे झुक ही जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। उन्हें ये नहीं पता था कि जिस इंसान से मिलने के लिए वो इतने घमंड के साथ जा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी भतीजी अंजलि है। वही अंजलि जिसे उन्होंने हमेशा कमज़ोर समझा, वही अंजलि जिससे सुबह से रात तक काम करवाया गया, वही अंजलि जिसे उन्होंने नौकरानी से ज़्यादा कभी कुछ नहीं समझा, वही अंजलि जिसे किताबों से दूर कर दिया गया और ये कहकर उसका मजाक उड़ाया गया कि उसके बस की बात नहीं है पढ़ना लिखना और ज़िंदगी में कुछ बनना। मैं गाड़ी में बैठी ये सब सोच रही थी और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे याद आने लगा कि कैसे चाची सुबह अंधेरा रहते ही मुझे जगा देती थी और कहती थी कि उठ, अभी बहुत काम बाकी है। मैं नींद से भरी आंखों के साथ उठती और पूरे घर में काम करना शुरू कर देती थी। उन्हें लगता था कि मैं जिंदगी भर उसी हवेली में काम करती रहूंगी। उन्हें लगता था कि मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज वही अजय एक सरकारी दफ्तर में मेरी कुर्सी के सामने खड़ा होने वाला था और उसे ये भी नहीं पता था कि जिस अफसर को वो खरीदने की सोच रहा है वो वही लड़की है जिसे उसने कभी अपने पैरों की धूल से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मैं सोच रही थी कि जब वो लोग ऑफिस में आएंगे और मुझे उस बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए देखेंगे तब उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ जाएगा। चाचा जो हमेशा कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। चाची जिन्हें मेरी किताबों से इतनी नफरत थी, वो शायद सोचेंगी कि जिसे उन्होंने पढ़ने नहीं दिया वही आज इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई। और अजय जिसका घमंड हमेशा आसमान छूता था, वो शायद पहली बार अपनी नजरें झुकाकर खड़ा होगा। लेकिन मेरे दिल में उस समय नफरत नहीं थी, मेरे दिल में सिर्फ अपनी माँ का चेहरा था। मुझे उनका हर आंसू याद आ रहा था। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब वो चुपके से रोती थी और मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लेती थी। मुझे वो टूटा हुआ कमरा याद आ रहा था जिसमें हम दोनों रहते थे, जहाँ सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी और बरसात में छत टपकती थी। मुझे वो रातें याद आ रही थी जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था और विजय चुपके से हमारे लिए खाना लेकर आता था। मुझे वो दिन भी याद आ रहे थे जब मैं सारी दुनिया से छुपकर रात में पढ़ाई करती थी और खुद से हर रात वादा करती थी कि एक दिन मैं अपनी माँ को उनका हक दिलाकर रहूंगी। आज मुझे लग रहा था कि वो दिन आ चुका है। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन ये डर की धड़कन नहीं थी, ये उस सच्चाई की धड़कन थी जिसका सामना अब मेरे चाचा और उनके परिवार को करना था। अभी तक तो वो लोग मुझे उसी पुरानी अंजलि की तरह याद करते होंगे जो उनके सामने सर झुकाकर खड़ी रहती थी, जो उनकी डांट सुनकर चुप हो जाती थी, जो बिना कुछ कहे हर काम कर देती थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो ऑफिस के दरवाजे से अंदर आएंगे और अटेंडर उन्हें मेरे केबिन तक लेकर आएगा और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलेगा, तब उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि उनके सामने कोई डरी हुई और कमज़ोर लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बैठी होगी, जिसने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी माँ की दुआओं और अपने पिताजी के सपनों को सच करने के लिए हर दर्द सहा है। और आज उसी मेहनत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां तक पहुंचने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद आज ऊपर वाले ने मुझे वो मौका दिया है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं उनके सामने अपने गुस्से से नहीं बल्कि अपने काम और अपने सम्मान से खड़ी होंगी, क्योंकि जिसने दर्द सहकर जीत हासिल की हो उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। उसका मुकाम ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। और आज मेरी पहचान एक कमजोर लड़की की नहीं बल्कि एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अफसर की थी, जिसे अब कोई भी झुका नहीं सकता था। फिर मैंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपने केबिन में बुलाया। वो अंदर आया और आदर के साथ बोला, मैडम आपने बुलाया मुझे? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि बाहर जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं उन पर नजर रखो और मीटिंग रूम और बाहर लगे सारे कैमरास को ऑन कर दो। मैं उन्हें अंदर आने से पहले देखना चाहती हूँ। उसने बिना कोई सवाल किए हाँ में सर हिलाया और बाहर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस आया और मेरे सामने रखा लैपटॉप ऑन कर दिया।
स्क्रीन पर ऑफिस के बाहर का नज़ारा साफ दिखाई देने लगा। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर चुपचाप स्क्रीन को देखने लगी। मेरी धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन मेरे चेहरे पर पूरा सुकून था, क्योंकि आज किस्मत मुझे उसी मोड़ पर लेकर आई थी जहां से मेरी जिंदगी बदली थी। स्क्रीन पर मैंने देखा, बाहर सोफे पर मेरे वही लालची चाचा और उनका बड़ा बेटा अजय बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर वही पुराना घमंड साफ दिखाई दे रहा था। चाचा के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, जिसे वो बार बार संभाल कर पकड़ रहे थे, और अजय इधर उधर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उनका काम आसानी से हो जाएगा। मैं उन्हें देखकर अपने बचपन में खो गई। मुझे वही आदमी याद आने लगा जो मेरे पिताजी के सामने झुक झुक कर बातें करता था और उनके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन उनके जाने के बाद उसी ने मेरी माँ और मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैं स्क्रीन पर उनकी बातें सुन रही थी। चाचा धीरे से अजय से बोले, बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस बैग में इतना पैसा रखा है कि सामने वाला अफसर हमारी फाइल देखे बिना मना नहीं कर पाएगा। दुनिया में हर आदमी की एक कीमत होती है, बस सही रकम सामने रखनी आनी चाहिए। अजय हंसते हुए बोला, बिल्कुल पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। इतने पैसे देखकर वो खुद हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर हमारा करोड़ों का काम बन जाएगा। दोनों की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बरसों का दर्द छिपा हुआ था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इन्हें आज भी लगता है कि दुनिया पैसे से चलती है। इन्हें आज भी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड है। इन्हें क्या पता कि जिस इंसान को खरीदने के लिए इतने नोट लेकर आए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे इन्होंने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाया था। वही लड़की जिसे नौकरानी बनाकर रखा गया था। कुछ देर के बाद मेरे पर्सनल असिस्टेंट ने आकर कहा, मैडम, वो लोग आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? मैंने शांत आवाज में कहा कि हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। और इतना कहकर मैं अपनी बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लेकिन मैं सामने की तरफ नहीं देख रही थी। मैं कुर्सी को हल्का सा घुमाकर बैठ गई, ताकि जब वो लोग अंदर आएं तो उन्हें मेरा चेहरा तुरंत दिखाई न दे। मेरे केबिन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ ही पल के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे असिस्टेंट ने दरवाज़ा खोला और बोला, सर, आप अंदर आ सकते हैं। चाचा और अजय धीरे धीरे मेरे केबिन के अंदर आए। मैं अब भी कुर्सी घुमाकर बैठी हुई थी। दोनों ने सोचा कि सामने कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। चाचा ने धीरे से कहा, सर, हमें आपसे एक ज़रूरी काम है। हमारी एक फ़ाइल है, अगर आप चाहें तो आज ही पास हो सकती है। अजय ने भी बात बढ़ाते हुए कहा कि जी सर, हम आपका बहुत एहसान मानेंगे। मैं कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी कुर्सी उनकी तरफ घुमानी शुरू की। जैसे ही मेरी कुर्सी पूरी तरह उनकी तरफ हुई और मेरा चेहरा उनके सामने आया, वैसे ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे उन्होंने कोई सपना देख लिया हो। उनके हाथ कांपने लगे और जिस बैग को वो इतने विश्वास के साथ पकड़कर आए थे, वो उनके हाथ से लगभग छूटने ही वाला था। अजय मुझे देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। चाचा की हालत भी ऐसी थी कि वो खड़े खड़े कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। शायद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो बार बार मेरे चेहरे को देख रहे थे, जैसे खुद से पूछ रहे हों कि क्या ये सच में वही अंजलि है। उनके होठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। बहुत कोशिशों के बाद उनके मुंह से बस इतना निकला, अंजलि, तुम? उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उन्होंने सालों तक नौकरानी बनाकर रखा, वही एक दिन उनके सामने एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अफसर बनकर बैठेगी। मैं अपनी कुर्सी पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठी रही। फिर मैंने उनकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, क्यों चाचा जी, पहचान लिया मुझे? मैं वही अंजलि हूँ जिससे आप सुबह से रात तक काम करवाते थे। मैं वही अंजलि हूँ जिससे आपने उसकी किताबें छीन ली थी। और मैं वही अंजलि हूँ जिसे आपने और आपकी पत्नी ने उसकी माँ के साथ मिलकर इस हवेली की नौकरानी बना दिया था। मैं कुछ पल के लिए रुकी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चाचा, मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन आपने मुझे गाड़ी साफ करने के लिए कहा था। मैंने आपकी गाड़ी की सारी धूल और मिट्टी साफ कर दी थी, लेकिन अफसोस, आपके दिमाग के अंदर जो लालच और गंदगी भरी थी, उसे साफ नहीं कर पाई। मेरे ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके चेहरे की सारी हंसी गायब हो चुकी थी। उनकी आंखों में डर और शर्म दोनों दिखाई दे रहे थे। अजय, जिसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया था, वो सर झुकाकर खड़ा था, और चाचा, जिनके घमंड की कोई सीमा नहीं थी, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मेरी आंखों में देखकर बात तक नहीं कर पा रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या करें,
क्योंकि आज पहली बार जिंदगी ने उन्हें उसी इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया था जिसे उन्होंने सबसे कमजोर समझा था। और आज वही इंसान ताकत, सम्मान और सच्चाई के साथ उनके सामने बैठा था। अच्छा बेटा बोलो, ये क्या घटिया मजाक है? और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं तुमने? यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर असली ऑफिसर आ गया और उसने हमें तुम्हारे साथ यहाँ बैठा देख लिया तो हम सबको जेल में डाल देगा। चलो जल्दी से यहाँ से उठो और अपने काम पर जाओ। चाचा की आवाज में वही पुराना घमंड था, वही पुराना अहंकार था। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठी लड़की वही अफसर हो सकती है जिससे मिलने के लिए वो इतने पैसे लेकर आए हैं। मैं उनकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर शांत आवाज में बोली, लगता है चाचा अब आपकी नज़र भी कमजोर हो गई है। एक बार जरा सामने टेबल पर रखी नेम प्लेट को ध्यान से देखिए। वहां मेरा नाम लिखा हुआ है और जिस अफसर से मिलने के लिए आप इतने विश्वास के साथ आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और एक बात और, आपको तो ये भी पता नहीं कि जिस अफसर को रिश्वत देने आए हैं वो औरत है या आदमी। आप बिना जाने बिना समझे सिर्फ अपने पैसों के घमंड में यहाँ चले आए। ये सुनते ही चाचा और अजय दोनों ने घबराकर मेरी टेबल की तरफ देखा। वहां रखी नेम प्लेट पर मेरा नाम साफ लिखा हुआ था। उनकी आंखें फैल गईं और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठी लड़की वही अंजलि है जिसे उन्होंने सालों तक अपमानित किया था। मैंने बिना कुछ कहे अपनी मेज पर रखा बटन दबाया और अपने पर्सनल असिस्टेंट को अंदर बुलाया। कुछ ही सेकंड में वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसने पूरी इज्जत के साथ मुझे सलाम किया और बोला, जी मैडम, आपने बुलाया? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ वो जो केस फाइल है उसे अभी मत लाना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ ज़रूरी कार्यवाही बाकी है, जब मैं कहूँ तब फाइल लेकर आना। उसने फिर से सलाम किया और बोला कि जी मैडम, जैसा आप आदेश दें। इतना कहकर वो बाहर चला गया। ये सब देखकर अब चाचा और अजय के मन में बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि मैं ही वो आईपीएस ऑफिसर हूँ जिससे मिलने के लिए वो यहाँ आए हैं। कुछ पल पहले तक जो चाचा मुझे डांट रहे थे उनका पूरा व्यवहार बदल चुका था। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बेटी मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, तुमने सच में हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी अफसर बन जाओगी। तुम्हारे पिताजी अगर आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तो अपने ही घर का मामला है। तुम बस हमारी ये छोटी सी मदद कर दो, ये केस फाइल पास करवा दो और वो ज़मीन मेरे नाम करवा दो। आखिर वो सब अपना ही तो है। मैंने उनकी बात पूरी होने दी और फिर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं चाचा, ना आपको वो ज़मीन मिलेगी और ना वो हवेली, क्योंकि जिस चीज़ पर आपका हक ही नहीं है उसे मैं आपके नाम कैसे करवा सकती हूँ। आपने बहुत जुल्म कर लिए, बहुत लोगों का हक छीना, बहुत धोखे किए, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब आपके सपनों का अंत होने वाला है। आप जिस ज़मीन को अपने नाम कराकर बेचना चाहते हैं वो ज़मीन आपकी कभी थी ही नहीं। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग फिर से बदल गया। अजय गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन मैं बिना डरे बोलती रही। मैंने कहा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही चाल चलना जानते हैं, सिर्फ आप ही खेल खेल सकते हैं? आपने जो किया है उसकी पूरी जानकारी मैंने निकलवा ली है। आपने किन लोगों से बात की, आपने किन लोगों के साथ मिलकर इस ज़मीन को बेचने की योजना बनाई और किस किस को पैसे देने वाले थे, मुझे सब पता है। चाचा के माथे पर पसीना आने लगा। मैंने आगे कहा, जिस ज़मीन को बेचने के लिए आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं वो मेरे पिताजी ने सरकार को इसीलिए देने का फैसला किया था ताकि वहाँ एक बड़ा स्कूल बन सके, ताकि गांव के गरीब बच्चे पढ़ लिख सके, ताकि किसी और अंजलि को अपनी किताबों से दूर ना होना पड़े, ताकि किसी गरीब माँ की बेटी सिर्फ मजबूरी की वजह से अपने सपने न खो दे। लेकिन आप उस जमीन को बेचकर उसका पैसा अपनी जेब में भरना चाहते थे। ये कभी नहीं होगा। मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, वो जमीन मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और वहाँ स्कूल बनकर ही रहेगा। वहाँ गांव के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ गरीब परिवारों के सपने पूरे होंगे, लेकिन वहाँ आपके लालच की इमारत कभी नहीं बनेगी। आपने सोचा था कि पैसे के दम पर सब खरीद लेंगे, लेकिन इस बार आपका सामना ऐसे इंसान से हुआ जिसे आपने ही दर्द देकर मजबूत बनाया है। मैंने फिर से कहा, और जिन लोगों के साथ मिलकर आप ये ज़मीन बेचने वाले थे उनके बारे में भी मुझे सब पता है। मैं सब लोगों को जानती हूँ। अब किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। अब सिर्फ न्याय होगा और वो न्याय मैं खुद करूँगी,
क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मेरी ये बात सुनते ही चाचा जी की सांसें तेज होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। अजय घबरा गया। वो भागकर अपने पिता के पास गया और जोर से चिल्लाया, पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? फिर उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाकर बोला, अंजलि, तुमने मेरे पिताजी को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा। मैं पुलिस में जाऊंगा, तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम नहीं बचोगी। मैं बिल्कुल शांत खड़ी रही। मैंने तुरंत अपने स्टाफ को इमरजेंसी कॉल करने का आदेश दिया और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में मेरे कर्मचारी अंदर आ गए। मैंने डॉक्टर को खबर करने के लिए कहा और चाचा को तुरंत इलाज के लिए भेजने का इंतजाम किया, क्योंकि मेरे लिए कानून और इंसानियत दोनों सबसे ऊपर थे। मैं किसी से नफरत कर सकती थी, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। अजय अब भी गुस्से में मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि याद रखो अजय, कानून बदला नहीं लेता, कानून इंसाफ करता है। और आज जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। अब फैसला लालच नहीं करेगा, अब फैसला सच और कानून। फिर मैंने बिना देर किए चाचा को तुरंत अस्पताल भेजने का इंतजाम किया, क्योंकि चाहे उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन मैं किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इंसानियत और कानून दोनों सबसे ऊपर थे। उधर मैंने अजय को रिश्वत देने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। शुरुआत में उसे अपने पैसों और अपने रुतबे पर बहुत घमंड था। उसे लग रहा था कि वो कुछ देर में बाहर आ जाएगा, लेकिन जब उससे पूछताछ शुरू हुई और उसके सामने सारे सबूत रखे गए, तो कुछ ही घंटों में उसका घमंड टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बयान में बताया कि एक दिन गांव के एक आदमी ने चाचा को बताया था कि उनके बड़े भाई यानी मेरे पिताजी की गांव से शहर जाने वाली सड़क के पास बहुत बड़ी और कीमती जमीन है। पिताजी ने वो जमीन अपने लिए नहीं रखी थी, उन्होंने उसे सरकार के नाम इसीलिए करने का फैसला किया था ताकि वहाँ एक सरकारी स्कूल बन सके, ताकि गांव के गरीब बच्चे पढ़ सके और गांव का विकास हो सके। लेकिन जैसे ही ये बात चाचा जी को पता चली, उनकी तो नीयत बदल गई। उन्होंने उस जमीन में बच्चों का भविष्य नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए दिखाई देने लगे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि किसी भी तरह वो जमीन अपने नाम करवाकर बेच देंगे। अजय ने आगे बताया कि उसी समय शहर के कुछ बड़े व्यापारी गांव में आए हुए थे, जो एक बहुत बड़ी जमीन खरीदना चाहते थे ताकि वहां ट्रैक्टर का बड़ा शोरूम और गोदाम बना सकें। चाचा ने उन लोगों से चोरी छुपे मुलाकात की और उनके साथ सौदा तय कर लिया। उन लोगों ने कहा कि अगर जमीन उनके नाम हो गई तो बदले में चाचा को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। लालच में अंधे हो चुके चाचा ने बिना एक पल सोचे ये सौदा मंजूर कर लिया। लेकिन एक परेशानी थी, वो जमीन पहले ही सरकार के नाम दर्ज हो चुकी थी, इसलिए उसे अपने नाम करवाने के लिए वापस सरकारी कागजात में हेराफेरी करनी थी और फिर किसी बड़े अधिकारी से फाइल पास करवानी थी। इसके बाद चाचा ने फर्जी कागजात बनवाने की योजना बनाई। उन्होंने कई लोगों से मिलकर नकली दस्तावेज तैयार करवाए और फैसला किया कि जिस अधिकारी के पास ये फाइल जाएगी उसे रिश्वत देकर अपनी बात मनवा लेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी रकम का इंतजाम किया और वही पैसा लेकर वो आज मेरे ऑफिस आए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस अधिकारी को खरीदने चले हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी भतीजी अंजलि है। अजय का पूरा बयान लिख लिया गया। उसने खुद अपने हस्ताक्षर किए और रिश्वत देने की साजिश, फर्जी कागजात और जमीन हड़पने की योजना के बारे में सब सच बता दिया। अब मेरे पास उनके खिलाफ पक्के सबूत थे। सिर्फ जमीन का मामला ही नहीं बल्कि हवेली के कागजात की भी पूरी जांच करवाई गई। तब पता चला कि पिताजी के जाने के बाद चाचा ने धोखे से फर्जी दस्तावेज बनवाकर हवेली भी अपने नाम करवा ली थी और मेरी माँ और मुझे हमारे ही घर से बेदखल कर दिया था। मैंने उसी समय उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी और सारे सबूत सरकारी रिकॉर्ड में जमा करवा दिए। उधर अस्पताल में चाचा का इलाज चल रहा था, तभी हवेली में फोन गया। चाची उस समय भी अपने घमंड में डूबी हुई थी। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा कि आपके पति को गहरा सदमा लगा है, उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। और एक और बात, आपके बड़े बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही चाची के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो जोर जोर से रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया कैसे बदल गई। विजय ने जब ये सब देखा तो बिना कुछ कहे ड्राइवर को बुलाया और खुद चाची को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा।
पूरे रास्ते चाची रोती रहीं और बार बार ऊपर वाले से पूछती रहीं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब वो अस्पताल पहुंची तो चाचा को होश आ चुका था। चाची उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हाय, किसने हमारा घर बर्बाद कर दिया? किसने मेरे पति का ये हाल कर दिया? और किसने मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया? वो कौन है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसी समय अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला और मैं अंदर चली गई। मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर चाची एकदम चुप हो गईं। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उनके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, अंजलि, तू तू यहाँ? और ये वर्दी, ये सब क्या है? मैंने शांत आवाज में कहा, चाची, आपके बेटे ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी और कानून के अनुसार मैंने उसे गिरफ्तार करवाया है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और अब जो होगा कानून के हिसाब से होगा। मेरी बात सुनते ही चाची के आंसू और तेज हो गए। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। हम तेरी हवेली तुझे वापस दे देंगे, तेरी सारी प्रॉपर्टी तुझे लौटा देंगे। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे और मेरे पति को माफ कर दे। मैंने उनकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, चाची, मैंने आपके बेटे को किसी झूठे मामले में नहीं फंसाया। उसे सिर्फ रिश्वत देने और कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन वो जेल में रहेगा, फिर कानून के अनुसार बाहर आ जाएगा, लेकिन उसे अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि वो दोबारा किसी गरीब का हक छीनने की कोशिश न करे। मैंने आगे कहा, और रही हवेली की बात, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कागजात की जांच पहले ही हो चुकी है। वो हवेली मेरे पिताजी की थी, उस पर मेरी और मेरी माँ का हक था और अब वो हक हमें वापस मिल चुका है। आपने जो धोखा किया था उसका सच सबके सामने आ चुका है। चाची रोते हुए बार बार मुझसे माफ़ी मांगती रहीं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि माफ़ी का फैसला मैं नहीं, समय करेगा और ऊपर वाला करेगा। अभी आप अपने पति के पास बैठिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर मैं मुड़कर बाहर आने लगी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर खड़े विजय पर पड़ी। वो चुपचाप मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद उसने सालों बाद महसूस की थी। उसके चेहरे पर मेरे लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि जिस लड़की को कभी इस घर में अपमानित किया जाता था, आज वही लड़की सच और कानून के सहारे सबको न्याय दिला रही है। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उस पल मुझे लगा कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरी माँ की थी, मेरे पिताजी के सपनों की थी और उन सभी लोगों की थी जिनका हक कभी ताकत और लालच के दम पर छीन लिया जाता है। और आज आखिरकार सच की जीत हो चुकी थी। विजय मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा गर्व था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, अंजलि, आज तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम कोई कमजोर लड़की नहीं हो। तुम हमेशा से मजबूत थी, बस लोगों ने तुम्हारी ताकत को कभी देखा ही नहीं। आज तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है, शायद मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ इंसाफ किया है और जो कुछ आज हुआ है वो पिताजी के अपने कर्मों का नतीजा है। अगर इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, विजय, अगर सच कहूँ तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हिम्मत ना देते, अगर तुम हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना देते, अगर तुम मुझे पढ़ाई के बारे में बार बार प्रेरित ना करते, तो शायद मैं कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। मुझे आज भी याद है जब पूरी हवेली मेरे खिलाफ थी, तब सिर्फ तुम ही थे जो मेरे और मेरे माँ के साथ खड़े रहते थे। मुझे आज भी वो रातें याद हैं जब चाची हमें भूखा सुला देती थी और तुम आधी रात को चुपके से हमारे कमरे तक खाना लेकर आते थे। मुझे याद है जब मैं रोती थी तो तुम कहते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और आज देखो ना, सच में वो दिन आ गया। मेरी बात सुनकर विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके, लेकिन मैं समझ रही थी कि वो भावुक हो गया है। हम दोनों कुछ पल तक चुप रहे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने बहुत आदर के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, मैडम, हमने मरीज को अच्छी तरह देख लिया है। अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। हालत पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब वो पहले की तरह चल फिर नहीं पाएंगे। उनके शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो गया और उन्हें आगे की जिंदगी व्हीलचेयर के सहारे बितानी पड़ सकती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर की बात सुनते ही चाची के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उनकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगीं।
वो बार बार कह रही थी कि ऊपर वाले, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया। विजय की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर वो उनके पिता थे, चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न की हों, लेकिन बेटे का दिल तो बेटे का ही होता है। मैं भी कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि ये सजा किसी अदालत ने नहीं बल्कि किस्मत ने सुनाई थी। डॉक्टर हमें कुछ जरूरी बातें समझाकर वहां से चले गए और हम सभी उसी कमरे में बैठे रहे। करीब आधे घंटे के बाद चाचा को पूरी तरह होश आ गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं अब भी अपनी आईपीएस की यूनिफॉर्म में उनके सामने खड़ी थी। कुछ पल तक वो मुझे देखते रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मुझे अपने पास बुलाया। मैं धीरे से उनके बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ आगे बढ़ाया और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अपने ही भाई की बेटी और उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जितना किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली दौलत उसका परिवार और उसका चरित्र होता है। मैंने दोनों खो दिए बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ कांप रही थी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वो रो रहे थे और बार बार माफ़ी मांग रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें इस तरह टूटते हुए देखा था। वो वही आदमी थे जिनके एक इशारे से कभी पूरी हवेली कांप जाती थी, लेकिन आज वो बिस्तर पर पड़े थे और अपनी गलतियों के बोझ तले दबे हुए थे। फिर उन्होंने कहा, अंजलि, मुझे तो वो हर दिन याद आ रहा है जब मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मुझे वो हर आंसू याद आ रहा है जो तुम्हारी माँ ने बहाया था। मुझे लगता था कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन आज समझ आया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने अपने ही भाई की आखिरी निशानी को दर्द दिया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी अजीब सी हलचल होने लगी। मैं उन्हें देखकर सोच रही थी कि वक्त कैसे बदलता है। कभी मैं उनके सामने खड़ी होकर अपना हक नहीं मांग पाती थी और आज वही इंसान मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, चाचा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इंसान अगर अपनी गलती मान ले तो वो पहले से बेहतर बन सकता है। मैं आपके किए हुए को भूल नहीं सकती, क्योंकि वो दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन मैं अपने दिल में नफरत भी नहीं रखना चाहती। आपने जो किया उसका फैसला कानून कर चुका है और जिंदगी ने भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अब आगे जो समय बचा है उसमें कोशिश कीजिए कि आप अच्छे इंसान बनकर जिए। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उन्होंने अपना सर झुका लिया और पहली बार ऐसा लगा कि उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी दर्द की नहीं थी, ये उस सच्चाई की थी जिसे आखिरकार सबने स्वीकार कर लिया था। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं था, बल्कि सच को उसके सामने लाना था, जिसने पूरी जिंदगी उससे मुंह मोड़ रखा था। मैंने चाचा की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, चाचा, अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर आप सच में माफ़ी चाहते हैं, तो आपको मुझसे नहीं मेरी माँ से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द आपने उन्हें दिया है, सबसे ज़्यादा आंसू उन्होंने बहाए हैं। अगर मेरी माँ आपको दिल से माफ़ कर देंगी तो समझ लीजिए मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। ये सुनकर चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना सर झुका लिया और धीरे से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने सबसे बड़ा अन्याय तुम्हारी माँ के साथ किया है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों की अनुमति मिलने पर हम सब हवेली की तरफ रवाना हो गए। चाचा व्हील चेयर पर थे, चाची उनके साथ थी, विजय मेरे पास खड़ा था और मैं पूरे रास्ते खामोश बैठी रही। मेरे मन में कई तरह की बातें चल रही थी। जब हमारी गाड़ी हवेली के सामने पहुंची तो माँ दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि आज पहली बार मैं उन्हें उनका पूरा सम्मान लौटाकर उस हवेली में वापस लाई थी जो हमेशा से उनकी थी। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने माँ को सारी बात विस्तार से बताई। मैंने उन्हें बताया कि कैसे चाचा को अपनी गलती का एहसास हुआ, कैसे अजय ने अपने सारे गुनाह कबूल किए और कैसे अब कानून ने अपना काम कर दिया। मेरी बात सुनते सुनते माँ की आंखें नम हो गईं। तभी चाची आगे बढ़ी और अचानक माँ के पैरों में गिर पड़ी। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारा घर छीन लिया, तुम्हारा सम्मान छीन लिया और तुम्हें इतने सालों तक दुख दिया। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगतूंगी। ये देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। माँ ने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। माँ बोली, जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता,
लेकिन अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर माँ चाचा के पास गई। चाचा की हालत देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भैया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अपने दिल में नफरत लेकर नहीं जीना चाहती। मैं आपको भी माफ़ करती हूँ। ये सुनते ही चाचा जी रो पड़े और बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मेरी माँ का दिल बहुत साफ था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अपना हक चाहती थी और आज उन्हें उनका हक वापस मिल चुका था। अब हवेली फिर से हमारी थी और माँ का सम्मान भी वापस आ चुका था। कुछ दिन के बाद पूरे परिवार के सामने मैंने विजय की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, विजय, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन विजय की आंखों में जो खुशी की चमक उठी, उसने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। सच तो ये था कि विजय बचपन से ही मुझे पसंद करता था और मैं भी उसके अच्छे दिल और उसके साथ को कभी नहीं भूल पाई थी। उसने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था, इसलिए मुझे यकीन था कि उससे अच्छा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता था। फिर पूरे गांव की मौजूदगी में हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सालों बाद हवेली में फिर से खुशियां लौटी थी। हर तरफ सजावट थी, रोशनी थी, संगीत था और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। मेरी माँ तो सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने दुख देखने के बाद आखिरकार ये दिन देखा था। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई और पूरे गांव ने उसमें हिस्सा लिया। शादी के बाद मैं और विजय उसी हवेली में रहने लगे, लेकिन अब वो हवेली पहले जैसी नहीं थी। अब वहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। अब वहाँ किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाती थी। चाचा और चाची भी हमारे साथ रहने लगे थे, लेकिन अब दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। चाची माँ की बहुत सेवा करती थी, उनकी हर बात मानती थी और चाचा का भी पूरा ध्यान रखती थी। चाचा भी अब पहले जैसे घमंडी इंसान नहीं रहे थे। वो हर समय अपनी गलती को याद करते और कोशिश करते कि अब किसी का दिल ना दुखाएं। उधर मैंने अपने पिताजी का सबसे बड़ा सपना भी पूरा किया। मैंने उस जमीन पर स्कूल बनवाया जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। वही जमीन जिसे लालच की वजह से बेचा जाने वाला था। आज वहां पर एक बड़ा और सुंदर स्कूल खड़ा था। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने आए तो मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा जैसे पिताजी कहीं से ये सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। माँ भी उस स्कूल को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया और उस दिन मुझे जितनी खुशी मिली उतनी शायद मुझे अपनी नौकरी मिलने पर भी नहीं मिली थी। कुछ महीने बाद अजय भी जेल से बाहर आ गया, लेकिन अब वो पहले वाला अजय नहीं रहा था। उसके चेहरे से घमंड पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो सीधे माँ के पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। फिर उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो ईमानदारी से ज़िंदगी जीना चाहता है। धीरे धीरे उसने भी अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दिया और मेहनत से काम करने लगा। अब वो किसी का हक छीनने का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की सोचता था। और सच कहूँ तो वो मुझसे थोड़ा डरता भी था, क्योंकि उसे पता था कि मैं गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। समय के साथ हमारे परिवार के सारे पुराने जख्म भरने लगे और हवेली में फिर से हंसी गूंजने लगी। जहाँ कभी आंसू और दर्द हुआ करते थे, वहाँ प्यार और सम्मान था। माँ खुश थी, विजय खुश था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो चुका था। अब हम सब एक परिवार की तरह उसी हवेली में साथ रहते थे और मुझे हर सुबह ये एहसास दिलाती थी कि सच चाहे देर से जीते, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।